हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जिस चैप्टर्स को हम लोग देख रहे थे वो है आपके इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 33, दैट वाज स्टेट लेजिस्लेचर्स। इस चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उससे रिगार्डिंग कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है एट द स्टेट लेवल, क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ द असेंबली। फिर हमने बात की थी ड्यूरेशंस क्या होते हैं असेंबली के, ड्यूरेशन क्या होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। देन मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स में हमने अलग अलग टर्म्स को समझा था। क्वालिफिकेशंस क्या होती है, डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, वैकेंसी ऑफ द सीट्स क्या होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या होते हैं स्पीकर और चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसके अंदर हमने बात किए थे कुछ वर्डिंग्स की जो कि यूज़ होती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। समनिंग क्या होता है, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर क्या होती है रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास किया जाता है, किस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, वो हमने बात की थी कि भाई फर्स्ट हाउस के अंदर जाता है जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग देखने को मिलती है, फिर सेकंड हाउसेस के अंदर जाता है सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग देखने को मिलती है, फिर गवर्नर के एसेंट होते हैं, देन द बिल बिकम द एक्ट। गवर्नर के पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसकी भी हमने बात की थी। हमें जिस टॉपिक से बात करनी है आज के लेक्चर्स में वो है हमारा मनी बिल, कि भाई मनी बिल किस तरीके से पास होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी बिल यानी कि जनरल पर्पस का बिल कैसे पास होता है उसकी बात की थी। सम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल और पासिंग ऑफ द मनी बिल। देखिए क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। पहली चीज़ याद रखना, मनी बिल जो है उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कि किस तरीके से लेजिस्लेचर जो हैं वो क्या करेंगे, मनी बिल को पास करेंगे। क्या है प्रोसीजर, पहली चीज़ मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, दैट टू विद द प्रायर परमिशंस ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर की प्रायर परमिशन के साथ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही क्या होता है मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद मनी बिल को हमेशा गवर्नमेंट बिल की तरह ही कंसिडर किया जाता है, यानी गवर्नमेंट ही लेके आती है। प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे मनी बिल को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मनी मैटर से रिलेटेड है, पूरे स्टेट में कितना खर्चा, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू क्या होगा, तो वो मैटर तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, क्योंकि वो पावर ही गवर्नमेंट के हाथ में। अपोजिशन के पास मनी पावर तो है नहीं, तो अपोजिशन ला भी नहीं सकते। ऑलराइट, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये सबसे पहले लाया जाता है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। दैट टू विद द प्राइमर परमिशंस ऑफ द गवर्नर, और सिर्फ एक गवर्नमेंट बिल के तौर पे ही लाया जाता है, यानी कि पब्लिक बिल, नॉट अ प्राइवेट मेंबर बिल। फिर एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास हो गया, फिर इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ले जाया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इन केस ऑफ मनी बिल क्या देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड पावर देखने को मिलती है। क्या रिस्ट्रिक्टेड पावर होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ना ही रिजेक्ट कर सकती है और ना ही अमेंड कर सकती है मनी बिल को। रिमेंबर दिस थिंग, सेम चीज़ें राज्यसभा में भी हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो ना ही अमेंड कर सकती है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को, खाली कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है। और वो रिकमेंडेशन भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद इन 14 डेज़ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे क्या है, खाली विद इन 14 डेज़ का ही टाइम ड्यूरेशन होता है। 14 डेज़ तक अगर इस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो ये जो मनी बिल है उसको एज अ पास कंसिडर कर लिया जाता है। इसका मतलब कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर क्या करती है, एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन को, तो सीधी सी बात है बिल पास हो गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन थी लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। हम बाय कैमरल जहाँ पे लेजिस्लेचर है 6 स्टेट उनकी बात कर रहे हैं, बाकी यूनिकैमरल 22 स्टेट्स के अंदर है, वहाँ पे तो सीधी सी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया तो सीधा गवर्नर के पास, गवर्नर ने एसेंट दिए, बिल पास। पर जहाँ पे 2 बाय कैमरलिज्म यानी 2 हाउसेज है उनकी बात हो रही है कि भाई इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट करी, बिल पास। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसने एक्सेप्ट नहीं की रिकमेंडेशन, तो भी बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर 14 डेज़ तक भी रिटर्न नहीं किया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, तो भी क्या होता है, बिल जो है वो पास डीम्ड कंसिडर कर लिया जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लिमिटेशन ऑफ द पावर के साथ देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। वो क्या कर सकती है, ना ही कोई चेंजेस कर सकती है, ना कोई अमेंड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट की या नहीं की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 14 डेज़ तक मैक्सिमम क्या कर सकती है,
14 डेज़ का डिले कर सकती है कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन इट कम्स टू द पासिंग ऑफ द मनी बिल। ऑलराइट, अब देखिए सीधी सी बात है, मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, पास हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, लेट से पास हो गया, फिर थर्ड टर्म क्या आता है? गवर्नर। तो अब गवर्नर के पास आता है बिल। अब गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं इस बिल के बारे में? तो गवर्नर जो है या तो क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या होता है कि वो उसके ऊपर एसेंट दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन इनके पास होता है विथ होल्ड कर सकते हैं उनका एसेंट, और थर्ड ऑप्शन होता है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे। तो ये तीन ऑप्शन हमें गवर्नर के पास देखने को मिलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स। और जब बिल जो है रिकन्सिडरेशन ऑफ द, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अगर एसेंट दे दिए तो बिल क्या होता है, एक्ट बन जाता है और फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सेकंड, विथ होल्ड कर दिया एसेंट, जनरली विथ होल्ड नहीं करते हैं। और थर्ड क्या है, ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करने के लिए बिल दे दिया जाता है। नॉर्मली गवर्नर जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, एसेंट दे देते हैं मनी बिल को। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इनसे ही तो पूछ के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो बिल लाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है प्रायर परमिशन तो ले ही चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, एसेंट जनरली दे देते हैं। बट जब लेट से थर्ड ऑप्शन के अंदर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व किया गवर्नर ने बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब क्या होता है, तब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने एसेंट दे सकते हैं और बिल को पास कर सकते हैं, वो विथहोल्ड भी कर सकते हैं उनके एसेंट टू द बिल, लेकिन याद रखना वो रिटर्न नहीं कर सकते बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस है कि प्रेसिडेंट भी क्या है, रिटर्न नहीं कर सकते बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव हाउस। याद रखना, असेंबली के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास। ये वाला थर्ड ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए। ऑलराइट, तो ये प्रोसीजर्स होती है किसकी? तो भाई मनी बिल को पास करने की। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, देखिए इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी चैप्टर का, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। कौन कौन से ऐसे बिल होते हैं जिनको गवर्नर, स्टेट लेवल का गवर्नर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए? कौन कौन से ऐसे बिल होते हैं, कौन कौन से ऐसे बिल होते हैं जो इसमें मैंडेटरी नहीं हैं, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसको सरकारिया कमीशन बोला गया था। सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में बात करता है, अपॉइंट किया गया था 1983 में। 88 तक इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती। उसने क्या किया था, कुछ ऐसे बिलों को क्लासिफाई किया गया था जिनको क्या किया जाता है, कुछ ऐसे बिल जिनको गवर्नर जो हैं वो क्या करते हैं, मस्ट रिजर्व करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ऐसे कौन से बिल होते हैं जिनको गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं? ऐसे कौन कौन से बिल होते हैं? तो पहला टाइप का बिल, ये सब रिकमेंडेशन किसकी? सरकारिया कमीशंस की, जो 1983 में अपॉइंट किया गया था। कौन से ऐसे बिल होते हैं भाई? पहला बिल तो ऐसा है कि कोई भी ऐसा बिल है स्टेट लेजिस्लेचर का जो हाई कोर्ट की पावर को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, कोई भी ऐसे हाई कोर्ट की पावर में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ऐसे बिल जो हैं वो क्या है, कंपल्सरीली गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे ही। क्योंकि सीधी सी बात है यार, हाई कोर्ट की पावर की बात हो रही है यहाँ पे। हाई कोर्ट क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसकी पावर को आप स्नेच कर रहे हो, यानी कि जुडिशरी पावर के साथ आप बोल सकते हैं हम लोग छेड़खानी कर रहे हो। और जुडिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को क्या करने के लिए, चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए। तो हो सकता है हाईकोर्ट की पावर कम करके ये लोग अपने ऊपर चेक्स एंड बैलेंस कम कर रहे हो, तो इसीलिए ऐसे बिल को कंपल्सन है गवर्नर के ऊपर कि वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे। आर्टिकल 200 की बात होती है, जहाँ पे गवर्नर के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो बिल को रिजर्व भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे बिल जो रिलेटेड है टू द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस ऑन द वाटर और द इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्टेन केसेस एंड अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 288। आर्टिकल 288 भी ये बात करता है किस तरीके से कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनका इम्पोजिशंस किया जा सकता है या छूट छाट दी जा सकती है व्हेन इट कम्स टू द वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं वाटर या इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, तो उन टैक्सेस को इम्पोजिशंस भी करना है, तो ऐसे बिल भी गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे, जो कि हमें आर्टिकल 288 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे बिल हैं जो आर्टिकल 360 के रिगार्डिंग हैं, यानी कि आर्टिकल 360 क्या था, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी कुछ बिल हैं, तो उनको भी गवर्नर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं उनकी रिकमेंडेशंस के लिए। तो ये 3 बिल ऐसे हैं जिनको क्या किया जाता है, गवर्नर जो है उनको रिजर्व करना होता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। हाई कोर्ट की पावर के से छेड़छाड़ की जाती है आर्टिकल 200 के अंदर। जब वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्सेस है वो इम्पोजिशंस करने की बात होती है, उसमें चेंजेस करने की बात होती है अंडर आर्टिकल 288। जब आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है, तो ऐसे बिल जो हैं उनको प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर जो है उनको रिजर्व करना होता है एज पर द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस। सेकेंड थिंग, कौन से ऐसे बिल हैं जिनको
रिजर्व भी किया जा सकता है और ना भी करे तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो द बिल विच मे बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड द असेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, इस कैटेगरी में कौन कौन से बिल आते हैं? तो ऐसे बिल जो क्या करते हैं, टू सिक्योर द इम्यूनिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ऐसे बिल कौन कौन से हो सकते? आर्टिकल 14 क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो बिल होते हैं उसको गवर्नर में रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। तो ऐसे बिल कौन कौन से, जैसे एक्वाजिशन ऑफ द एस्टेट, आर्टिकल 31 है, प्रॉपर्टी के एक्वाजिशंस की बात हो रही है, तो उसको रिजर्व भी कर सकते हैं और ना करें तो भी कोई इशू नहीं आता है। और ऐसे बिल जिन जो बनाए जाते हैं टू गिव द इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 31C। तो ऐसो के लिए भी क्या है, गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स के लिए बिल, और नहीं भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बिल है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके साथ क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हस्तक्षेप कर रहा है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, तो ऐसे बिल भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल हैं जो इम्पोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड एंड द कॉमर्स रिक्वायर फॉर द प्रेसिडेंशियल प्रायोर सैंक्शंस अंडर आर्टिकल 304। भाई ट्रेड एंड कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसे बिल्स हैं तो उसमें ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस क्या होती है, लेनी होती हैं। तो ये कुछ ऐसे बिल हैं जिनको क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स होते हैं विच में नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर द एनी ऑफ द अबो कैटेगरी, जो हमने अभी तक बात की, येट मे बी रिजर्व फॉर द गवर्नर, रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन आर्टिकल 200। भाई जो हमने बिल की पहले बात की कौन से मैंडेटरी और ये कुछ है ना, रिजर्व करने ना करने गवर्नर की डिस्क्रिशन होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं बिल जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक मैटर से बिलोंग करते हैं, तो उसको भी गवर्नर क्या कर सकते हैं, फॉर द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो कंपेयर की गई है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई पार्लियामेंट जो हैं और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल क्या क्या प्रोसेस होती है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी बिल क्या क्या प्रोसेस होती है पार्लियामेंट में पास करने की और स्टेट लेजिस्लेचर में, ये भी हम लोग डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो और इसके रिगार्डिंग हम जब यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे तब भी हमने बात की थी। ऑलराइट, तो आप एक टेबल से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें हम लोग, पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भाई जहाँ पे बायकैमरलिज्म है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोजीशन क्या है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी बात करनी है। सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, दो स्फीयर में पढ़ना है। पहली चीज़ है कौन सी ऐसी हम बोल सकते हैं मैटर है जहाँ पे इक्वल पावर देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव असेंबली की विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इक्वल पावर देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें इक्वल पावर देखने को मिलती है ब्रॉडली, स्पेसिफिकली तो नहीं पर ब्रॉडली। कौन से ऐसे मैटर हैं, भाई कोई भी ऑर्डिनरी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करना है या पास करना है, तो इसमें क्या होती है, ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हम विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल ओवर द काउंसिल। जनरल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही, इस केस में भी क्या है, अबो पावर देखने को मिलती है। 4 मंथ तक क्या कर सकती है, डिले कर सकती है और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हम देखते हैं। पर मोर और लेस क्या है, हम बोल सकते हैं भाई ऑर्डिनरी बिल उसको प्रेजेंट करना है, उसको पास करना है, उसमें दोनों की इक्वल पावर है। बट जब डिसएग्रीमेंट होगा तब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, प्रिवेल करेगी डिसएग्रीमेंट के केसेस में। दूसरा, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस बीज इशू बाय द गवर्नर। तो अप्रूवल में भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल दोनों ने पास कर दिया, गवर्नर तो उसका अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए भी दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर देखने को मिलती है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो सीधी सी बात है, चीफ मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी आ सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से भी आ सकते हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें भी हमको हम बोल सकते हैं इक्वल पावर देखने को मिलती है। पर जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली में से ही हमें चीफ मिनिस्टर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट जब सबमिट की जाती है, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, दोनों की रिपोर्ट जब क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, तो वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में इक्वल पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी ऑलमोस्ट दोनों की इक्वल पावर देखने को मिलती है। भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जुडिक्शंस पावर है, उसको एक्सटेंड करना है, तो भी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की इक्वल पावर देखने को मिलती है ब्रॉडली। अब कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर अनइक्वल पावर देखने को मिलती है विद द
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास क्या होती है, कम पावर होती है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं, तो उन मैटर्स की बात करें तो सबसे पहला मनी बिल हमने रिसेंटली देखा, जिसके अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ऑलमोस्ट कंप्लीट पावर है। खाली 14 डेज तक क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। बाय हुम, बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। दूसरी चीज़, द काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, ये पावर भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा द असेंबली कैन either एक्सेप्ट और रिजेक्ट्स ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ भी क्या है, असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये भी कौन करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो स्पीकर होंगे, हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये फाइनल पावर अथॉरिटी किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये भी पावर नहीं है, अनइक्वल पावर है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जो भी हम बोल सकते हैं कि भाई काउंसिल जो है कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट। भाई पैसे चाहिए होते हैं ना इनिशियली, तो वो पैसे निकालने के लिए डिमांड फॉर द ग्रांट, बजट डिस्कशंस के अंदर हम लोग देखेंगे डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। तो इसके ऊपर वोटिंग करने के लिए भी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास स्पेसिफिक पावर देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, खाली बजट को डिस्कस एंड डिबेट किया जा सकता है। बाकी अल्टीमेट पावर डिमांड फॉर ग्रांट की, पैसे निकालने की, किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। क्यों ऐसा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोग जो हैं, MLAs हैं, उनको क्या किया गया है, डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, इसीलिए। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव भी करना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो हैं वो कहाँ पे आएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आएगी, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएगी। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी बिलोंग करते हैं मिनिस्टर, फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसको पास किया जाएगा और क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज़, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है प्रेसिडेंट्स के। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली के करते हैं। तो ये भी क्या है, अनइक्वल पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा काउंसिल इज द नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी रेटिफाई करना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक से या फिर अपनी अथॉरिटी नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही प्रिवेल करती है। इसके अलावा द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल हम बोल सकते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन द विल ऑफ द असेंबली। कि असेंबली अगर रिकमेंडेशन देती है पार्लियामेंट को बाय पासिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या कर सकती है, पार्लियामेंट पास करके बिल और पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप क्या करो, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो है इसका फॉर्मेशंस करो। यानी हम बोल सकते हैं द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिपेंड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली और द काउंसिल कैन बी एबोलिश बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असेंबली। असेंबली को अपॉइंट करना यानी कि फॉर्म करना और डिसॉल्व करना, रिमूव करना, वो भी किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है, जो पार्लियामेंट से करवा सकती है। तो ये जो ऊपर के डिस्कशन हो, इससे हमें क्या पता पड़ता है कि द पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल vis-a-vis द असेंबली इज़ मच वीकर देन द पोजीशन ऑफ अ राज्यसभा vis-a-vis द लोकसभा। भाई लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा इंपॉर्टेंट है पर उतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जब हम स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं। द काउंसिल इज़ सब ऑर्डिनेट टू द असेंबली इन ऑल द रिस्पेक्ट, हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन द काउंसिल मच लेसर इंपॉर्टेंस देन द राज्यसभा ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण लेजिस्लेटिव काउंसिल को इतनी कम पावर दी गई है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा जब हम यूनियन लेवल की बात करते हैं? कौन से ऐसे रीज़न्स हैं? पहली चीज़ तो क्या है कि राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल एलिमेंट ऑफ द पॉलिटी। तो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट्स की कहाँ पे, राज्यसभा में। तो वो क्या है, सीधी सी बात है, एक फेडरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि लोकसभा में हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, बट राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो लोकसभा के जो MPs हैं, MLA, ये लोग इलेक्शंस करके इनको बिठाते हैं, यानी कि फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, काउंसिल जो एक हेट्रोजीनियस काउंसिल जो है इज़ हेट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड। It represents the different interests and the consist of the different elected members and also include the some nominated member. So its very composition make its positions weak and the reduce its utility and an effective revising body. On the other hand, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वहाँ पे होमोजीनियसली उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों के आते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए राज्यसभा के पास मोर पावर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और
इसके अलावा इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकेंडरी चैम्बर भी कई बार कहा जाता है, जबकि हम राज्यसभा की बात करते हैं उसको सेकंड चैम्बर कहा जाता है। सेकंड और सेकेंडरी चैम्बर में फ़र्क है। सेकंड का मतलब सीरीज़ में लोकसभा राज्यसभा, पर सेकेंडरी की जब हम बात कर देते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल सेकेंडरी, इसका मतलब ये कम है इससे, यानी कि इसकी पावर अथॉरिटीज़ हमें कम देखने को मिलती है। बट नेवरदलेस इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कि वो चेक कर सकती है कोई भी हैस्टी, डिफेक्टिव या केयरलेस और इल कंसिडरेशन के साथ कोई लेजिस्लेचर, यानी कि एक्ट अगर पास किया जा रहा है तो वहाँ पे उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिबेट, डिस्कशंस, हैस्टी एंड डिफेक्टिव लॉज है उसको पास करने से एक बार रोका जा सकता है, पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फैसिलिटेट करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एमिनेंट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट हो गया हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन। तो ऐसे लोगों को भी पता है हमें नॉमिनेट किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों को भी लेजिस्लेचर का पार्ट बनाया जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है। अगर लिखने के लिए आता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि भाई कोई भी लॉ को हैस्टी और डिफेक्टिव लॉ को फटाफट पास कर देना, तो उसको रोकना ये भी लेजिस्लेटिव का काम होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट, एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाने में भी क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेशंस के थ्रू लाया जा सकता है। तो ये उसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, रिमेंबर। इसके बाद अगर लास्ट टॉपिक की बात करें हम इस चैप्टर के, प्रिविलेजेस। सेम चीज़ें हमने यूनियन लेवल पे भी बात की थी, जो एमएलएज होते हैं उनके एमपीज़ होते हैं यूनियन लेवल पे, उनके कुछ प्रिविलेजेस की बात की थी। सेम हमें एमएलएज यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के कुछ ऐसे प्रिविलेजेस के बारे में बात करनी है। पहली चीज़, प्रिविलेजेस होती क्या है, कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ होती है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो किसको दिया जाता है, लेजिस्लेचर्स को दी जाती है। यहाँ पे हम बात करें तो स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर्स को क्या है, ये सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ऑलराइट, तो प्रिविलेजेस जो होती है स्टेट लेजिस्लेचर्स की जब हम बात करते हैं तो सम कुछ ऐसे स्पेशल राइट दिए जाते हैं, इम्यूनिटीज़ दी जाती है, एग्जेम्पशंस दी जाती है, जो कि हाउस जो है वो कलेक्टिवली भी इंजॉय करता है और कुछ इंडिविजुअल जो एमएलएज हैं ये लोग भी क्या करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। और याद रखना ये जो प्रिविलेजेस होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर द इंडिपेंडेंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस के। जो भाई लेजिस्लेचर है वो अपने डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली ले सकें, इसीलिए उनको ये सारी इम्यूनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। कि ये जो प्रिविलेजेस है उनके बिना जो हाउस है कैन नॉट नेदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी एंड हॉनर नॉर कैन प्रोटेक्ट देयर मेंबरशिप हो गया फ्रॉम द एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनकी इंपॉर्टेंस है। ये कौन कौन से हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रिविलेजेस हैं उसको दो कॉन्टेक्स्ट में हम जनरली पढ़ते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, और दो कॉन्टेक्स्ट कौन से होते हैं, एक तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डो नॉट एक्सटेंड टू द गवर्नर हु इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो प्रिविलेजेस है ना वो स्टेट लेवल पे गवर्नर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको तो दूसरे प्रिविलेजेस मिल चुके हैं। तो जब हम प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं कि ऑल्दो द गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि यहाँ पे बाई कैमरल है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर आते हैं। जहाँ पे यूनी कैमरल है वहाँ पे काउंसिल हट जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर आते हैं। तो गवर्नर को ये जो प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, ये याद रखना है। अब पहले हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। कलेक्टिव के प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, हाउस एज अ होल, कौन कौन से पूरे हाउस को, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पूरे हाउस को कौन कौन से ऐसे प्रिविलेजेस, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। पहली चीज़, हाउस के पास क्या राइट्स है, तो इट इज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट एंड द प्रोसीजर्स। कोई भी उन्हें डिबेट्स हुई, रिपोर्ट्स हुई, उनको पब्लिश करना है तो वो राइट्स पूरे हाउस के पास होते हैं कि भाई स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन है वो पब्लिश कर सकते हैं। इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर फ्रॉम हिज प्रोसीडिंग्स एंड होल्ड द सीक्रेट सिटिंग भी होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंजर को आउटसाइड ऑफ द हाउस रख सकते हैं। साथ ही साथ वो रूल्स बना सकते हैं टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। वो चीज़ें भी इनके पास कलेक्टिवली राइट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इट कैन पनिश द मेंबर एज वेल एज द आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट। तो ये चीज़ें भी उनके हाउस के पास क्या होते हैं, कलेक्टिवली राइट्स होते हैं। भाई कोई कंटेम्प्ट कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उसको पनिश करना। इसी के साथ इट हैज़ द राइट टू रिसीव द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड द रिलीज ऑफ अ मेंबर। कोई भी एमएलए उसके साथ कुछ भी हुआ, अरेस्ट हुआ, डिटेंशन हुआ, कुछ भी हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन हाउस को मिलनी चाहिए, ये भी उसके पास राइट्स देखने को मिलता है। और साथ इसी के साथ इट कैन इंस्टीट्यूट द इंक्वायरी एंड द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस और द सेंड फॉर द रिलेवेंट पेपर्स एंड द रिकॉर्ड्स। तो ये भी उनके पास कलेक्टिवली राइट्स होते हैं। और कोर्ट जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटी। तो कोर्ट जो है
प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही जो हाउस की कमिटीज़ हैं अलग अलग एड हॉक हो या फिर स्टैंडिंग हो तो उसकी भी प्रोसीजर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये भी क्या है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस है ऑफ द हाउसेस के। एंड नो पर्सन either a member or the outsider can be arrested or the no legal procedure civil or criminal can be served within the premises of the house without the permissions of the presiding officer। भाई पूरे हाउसेस के अंदर जितने भी मेंबर है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अनुमति के बिना किसी भी मेंबर जो हैं या आउटसाइडर हैं उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन, उनको अरेस्ट डिटेंशन वगैरह नहीं किया जा सकता। याद रखना सिर्फ अरेस्ट की बात हो रही है विद इन द हाउस। तो ये क्या होता है, स्पीकर की परमिशन या चेयरमैन की परमिशन के बिना हाउस के अंदर आप अरेस्ट डिटेंशन कुछ भी नहीं कर सकते, या वो मेंबर हो या फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में जो आउटसाइडर बैठते हैं उनको भी ये सब नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, डिग्निटी मेंटेन करने के लिए हाउस की ये प्रिविलेजेस दी जाती है। तो ये सब कलेक्टिव प्रिविलेजेस है। कुछ इंडिविजुअल एमएलएज होते हैं उनके भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं प्रिविलेजेस, उनके पास भी कुछ इम्यूनिटीज़ होती है, जैसे दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड 40 डे बिफोर द बिगिनिंग एंड द 40 डे आफ्टर द एंड ऑफ द सेशंस। भाई सेशंस चल रहा है, सेशंस के 40 डेज़ पहले और सेशन ख़त्म होने के 40 डेज़ लेटर क्या है, किसी भी मेंबर जो है उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। बट ये चीज़ें किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस के लिए। याद रखना, कोई क्रिमिनल केस हो या फिर हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस हो तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट डिटेन किया जा सकता है। बट सिविल केस के अंदर सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद से उनको अरेस्ट वगैरह नहीं किया जा सकता, ओनली सिविल केस में। याद रखना, क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस के अंदर ये इम्यूनिटी नहीं है इंडिविजुअली एमएलएस के पास। और दे हैव द फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नो मेंबर इज़ लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट हो गया फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम और हर हो गया इन द स्टेट लेजिस्लेचर और इट्स कमिटीज़। उसे जो बोलना है वो बोल सकते हैं, जो वोट देना है दे सकते हैं। इसके अंदर भी कोर्ट का इंटरफेरेंस और उनको चार्जेबल नहीं ठहराया जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग। साथ ही साथ दे आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विसेज, they can refuse to give the evidence and they appear as a witness हो गया in case of pending हो गया in a court when the state legislature is in session। सेशन चल रहा हो तब उनको फोर्सफुली ये चीज़ों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको कोर्ट में एज अ विटनेस के तौर पे काम करना है, एज अ गवाह के तौर पे गवाही देनी है। तो ये भी ड्यूरिंग द सेशन नहीं किया जा सकता, ये भी उनकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का ब्रीच होगा अगर किया जाएगा तो। राइट, तो ये कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देखने को मिलती है। इन कलेक्टिव एज अ हाउस के पास भी कुछ ऐसी प्रिविलेजेस देखने को मिलती है जो हमने डिस्कस की। इसके बाद आपको टेबल और फॉर्म के अंदर अलग अलग कुछ ऐसी फैक्चुअल डिटेल दी गई है जिसके अंदर बताया गया कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ क्या है, हर एक स्टेट्स के अंदर कितनी सीटें रिजर्व की जाती है एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर। तो वो चीज़ें आपको फैक्चुअल डिटेल्स दी गई है, तो वो आपको एक बार गो थ्रू होना है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जैसे आर्टिकल 168 से लेके अराउंड आपको आर्टिकल्स कुछ दिए हुए हैं 213 तक, कि इन आर्टिकल्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके रिगार्डिंग पावर्स हैं, तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके थ्रू आपको कम्प्लीटली गो थ्रू होना ही है और हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। जैसे आर्टिकल 200 न्यूज़ में रहता ही है, जो एसेंट की बात करता है कि बिल को एसेंट देने के लिए गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि पार्लियामेंट ने मेड किए अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एबोलिशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम, जैसे कि वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु टाइम टू टाइम क्या है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए पार्लियामेंट को फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट उसको रिजेक्ट या फॉलो वगैरह भी किया गया है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा चैप्टर्स नंबर 33 विच वॉज स्टेट लेजिस्लेचर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में। वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 34 विच विल बी हाई कोर्ट। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।